गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो एक पोएम है माई लास्ट डचेज 11वीं क्लास के सिलेबस में सेमेस्टर 2 में उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में हम लोग पहले सुन लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म 1812 में हुआ था और वो इंग्लैंड के सेल्फ एडुकेटेड पोएट के बारे में उनको काउंट किया जाता है। उनके अर्ली जो राइटिंग्स थे बहुत ज़्यादा तो फेमस नहीं बोलेंगे, लेकिन लास्ट में जो उन्होंने ड्रामेटिक लिरिक्स लिखना स्टार्ट किया जिसमें माई लास्ट डचेज, लास्ट राइड टुगेदर, ये सब ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें बड़े ही इफ़ेक्टिव तरीके से उनका जो है ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में उन्होंने एक्सपोज किया यहाँ पे। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग्स का 19th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस पोइट के रूप में उनको गिना जाता है और उनका जो ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड ह्यूमन साइकोलॉजी जो था वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ रीडर्स के माइंड पे। और यहाँ माई लास्ट डचेज जो है उसमें उन्होंने जो है मतलब पावर एंड कंट्रोल, एक जो ड्यूक ने अपने जो लास्ट वाइफ माई लास्ट डचेज दैट मीन्स हिज फॉर्मर वाइफ के बारे में उसने जो इंट्रोडक्शन दिया है और जिस तरह से उन्होंने मार डाला अपने वाइफ को और किन कारणों से मार डाला, उससे उनका ऑब्जेक्शनिफिकेशन ऑफ वीमेन एंड जेलसी एंड प्राइड, ये सारी चीज़ें उनको, एंड पावर ऑफ कंट्रोल, ये सब चीज़ उनका इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो ब्राउनिंग्स का जो माई लास्ट डचेज है एक्चुअल में ये मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर देती हूँ कि एक फ़ोटो टंगी हुई है वॉल पे और राजा से मतलब जो ड्यूक है उनसे मिलने के लिए कोई आया है। एक्चुअल में उनका सेकंड मैरिज के बारे में बातचीत करने के लिए आए हैं। तो सेकंड जब कोई मैरिज की बात होती है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पहले उसमें रखा जाता है। तो ड्यूक ने समझाया कि उनको किस तरह की वाइफ चाहिए या फिर किस तरह की वाइफ वो पसंद करते हैं। तो जो सूटर आए हैं उनको सेकंड मैरिज के प्रपोजल को लेकर के उन्होंने अब दीवार पे टंगी हुई अपनी पहली पत्नी का पोर्ट्रेट फोटोज़ को दिखाया और बोला कि ये मेरी पहली पत्नी है जिसको मैंने अपने हाथों से मार डाला, जिसका रीज़न क्या था। तो वो जो पोएम है उसमें उन्होंने अपने पहली पत्नी के स्वभाव के बारे में बताया है। जैसे पहली पत्नी काफ़ी सरल स्वभाव की थी, वो सभी लोगों के साथ अच्छे से बातचीत करती थी, सभी के साथ हंसती मिलती थी, घुलती मिलती थी, गरीब लोगों के पास उनको बहुत दया आती थी, उनको वो बिल्कुल अपने जैसा समझती थी, उनसे बिल्कुल दोस्तों के जैसा बातचीत करती थी, दास दासियाँ थी उनको काफ़ी ध्यान रखती थी, सभी को अपने जैसा एक ह्यूमन बीइंग समझ के उनके साथ काफ़ी सिंपैथेटिकली ट्रीट करती थी। जो सारी चीज़ें राजा को पसंद नहीं थी। राजा का कहना ये था कि वो रानी है और उसका पोजीशन औरों से अलग है, उसको अपने पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए और उनको काफ़ी गंभीर और लोगों से बहुत ज़रूरी होने से ही बातचीत करनी चाहिए और अपने लेवल के लोगों के साथ मिक्सड होना चाहिए, सभी लोगों को अपने जैसा दोस्त नहीं बनाना चाहिए और उनको राजसी ठाट बाट आनी चाहिए। और रानी ऐसी नहीं थी, रानी काफ़ी सरल थी, काफ़ी सिंपैथेटिक थी, बहुत सिंपल थी, सभी के साथ घुलना मिलना पसंद करती थी, जो राजा को पसंद नहीं था। और राजा ने कहा क्या बोला, चूँकि वो हमेशा हंसती रहती थी, दैट्स वाई आई स्टॉप ऑल लाफ्टर टुगेदर, मैंने एक बार में उसकी सारी हंसी बंद कर दी। तो ये है इंट्रोडक्शन स्टोरी की। तो चलो बच्चों यहाँ से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। तो जो रॉबर्ट ब्राउनिंग का है माई लास्ट डचेज, तो कैसे करते हैं। माई लास्ट डचेज रॉबर्ट ब्राउनिंग इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन विच अ ड्यूक स्पीक्स अबाउट हिज लेट वाइफ। द पोएम इज सेट during the Italian Renaissance and provides a chilling insight into the speaker's controlling and possessive nature। क्योंकि क्यों उन्होंने पत्नी को क्यों मारा, अगर वो उसको एक ह्यूमन बीइंग समझते, हर व्यक्ति की नेचर अलग तरीके की होती है, वाइफ सरल है, सबके साथ घुलती मिलती है, दैट मीन्स वो अच्छी ह्यूमन बीइंग है, तो उनको उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उसका रिस्पेक्ट नहीं किया, उसके नेचर को रिस्पेक्ट नहीं किया, बल्कि
अपने हिसाब से उनको चलने के लिए फोर्स किया, या वो चाहते थे कि रानी बिल्कुल उनके इच्छा के हिसाब से करे। ये क्या है? कंट्रोलिंग है। ये क्या है? किसी के नेचर को कंट्रोल करना है। एंड पॉजेसिवनेस है कि मैं राजा हूँ और वो मेरी रानी है, तो उसका जिम्मेवारी बनता है मेरे जैसे चलने के लिए। मैं जो लाइक करूँ वो लाइक करे, मैं जो डिसलाइक करूँ वो डिसलाइक करे। लेकिन राजा ये भूल गए कि जैसे राजा एक इंडिविजुअल है, रानी भी एक इंडिविजुअल है। राजा की अपनी पसंद नापसंद जैसे है, रानी की भी वैसी पसंद नापसंद है। अगर रानी फोर्स नहीं करती है राजा को अपने पसंद को पसंद करने के लिए, अपने नापसंद को नापसंद करने के लिए, तो राजा को भी उनके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन राजा ने क्या कहा? नहीं, मैं जो पसंद करूं तुमको पसंद करना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। मैं जो नहीं पसंद करूं उसे तुम्हें नहीं पसंद करना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तो ये पॉजिटिवनेस है जो नहीं होनी चाहिए। कंट्रोलिंग एंड पॉजिटिवनेस नहीं होना चाहिए। हर ह्यूमन बीइंग का अपना फ्रीडम होता है, अपना इंडिविजुअलिटी होती है, जिसको हर व्यक्ति को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। समरी क्या है? The Duke is showing a portrait of his last duchess to a visitor who has come to negotiate his next marriage. As he describes the painting, he reveals that all duchess was kind. The last duchess was kind, cheerful, and easily pleased. However, the Duke felt that her appreciation for simple joys diminished his importance. Diminished his importance, and ठीक है, हाँ, he believed that her smile and gratitude should have been reserved solely for him. रानी अगर स्माइल करे तो राजा के लिए, मतलब हर कुछ राजा के हिसाब से करे, क्योंकि वो राजा के लिए उसका हर चीज़ रिजर्व होना चाहिए। उसका सेल्फ इंडिविजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, सेल्फ पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग हर, द ड्यूक गेव कमांड्स implying that he had her killed to stop her behavior. His casual mentor of this dark act shows his cold-heartedness. He concludes the conversation by moving on to discussion his next marriage, treating his future wife as another position, much like a rare statue. तो जो कन्वर्सेशन है उससे हम लोग को पता चल जाता है कि राजा क्या चाहते हैं। राजा चाहते हैं कि उनकी जो पत्नी आए, नेक्स्ट पत्नी जो आ रही है जिससे वो शादी करने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल एक स्टैचू की जैसी रहे, और बिल्कुल राजा का पोजिटिवनेस उसके प्रति वैसे ही है, कंट्रोल है। और उन्होंने ऑब्जेक्टिफाई किया एक वीमेन को, माने एक समान है वो औरत, एक इंसान नहीं बल्कि एक समान है। जैसे हमारे कब्जे की कोई ज़मीन होती है, हमारे कब्जे का घर होता है, वैसे औरत भी उनके कब्जे की होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? उसको ऑब्जेक्टिफाई किया, मतलब एक इंसान के जैसा नहीं बल्कि एक समान के जैसा उनको ट्रीट किया। तो इसमें हम थीम क्या देखते हैं? पावर एंड कंट्रोल। हम थीम क्या देख रहे हैं बच्चों? यहाँ पे थीम है पावर and control. Power and control dominate every aspect of his wife's life, reflects his obsession with power. तो राजा का कितना, मतलब राजा का पावर से कितना प्यार है, वो अपने पत्नी को भी मतलब पावर, उसके ऊपर भी अपना पावर दिखाते हैं। तो पावर एंड कंट्रोल राजा का जो नेचर है वो इसमें झलकता है। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, उन्होंने औरत को एक संवेदनशील या एक इंडिविजुअल या एक इंसान नहीं समझा है, बल्कि उनको क्या समझा? एक समान। द टचेज इज ट्रीटेड एज ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट रेदर देन अ पर्सन विथ इमोशंस एंड ऑटोनॉमी। हर व्यक्ति का एक इमोशन होता है, एक सेल्फ ये होता है। राजा ने उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं किया। जेलसी एंड प्राइड, राजा का एक दूसरा चीज़ भी देखने को मिलता है, जेलसी, क्योंकि रानी सभी से बातचीत करती थी, उससे राजा को ईर्ष्या होता था। एंड प्राइड, उनको एक अहंकार है कि मैं राजा हूँ, मेरा एक स्टेटस है। द ड्यूक्स जेलसी एंड एक्सप्रेसिव प्राइड लीड टू ए ट्रेजिक कंसिक्वेंसेस। और राजा का जो यही स्वभाव है वो अप्रिसिएशन करने के लायक नहीं है, जो बिल्कुल सभी को पसंद होने के काबिल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, अब टोन एंड स्टाइल की बात अगर करते हैं, टोन एंड स्टाइल की बात अगर करते हैं तो राजा का कैसा है यहाँ पे?
ब्रोनिंग यूजेज अ कन्वर्सेशनल टोन विथ सटल आयरोनी एंड रिवील द ड्यूक्स सिनिस्टर नेचर। तो यहाँ पे जो है ना आयरोनिकल है, मतलब जो बात वो करे व्यंग्यात्मक रूप से है। द पोएम्स स्ट्रक्चर इज सिंपल, स्टेंजा ऑफ राइम्ड कॉपलेट्स ADDS टू द सीन्स एंड कंट्रोल्ड कोल्ड डिटैचमेंट। तो यहाँ पे राजा का अपने पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं, बल्कि जो स्टाइल जो है उनका वो क्या है, उसमें सेंस ऑफ कंट्रोल है एंड कोल्ड डिटैचमेंट है। मतलब रानी मर भी गई, उसका राजा को कोई परवाह नहीं है। रानी के मर जाने का उनको कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं। वो उनकी पत्नी थी जो नहीं है अब इस दुनिया में, इसका राजा का कोई अफसोस या कोई दुख देखने को नहीं मिलता है। कोल्ड डिटैचमेंट है राजा का। और की टेक अवे क्या है इसमें का, द लास्ट डचेज एक्सप्लोर्स देमसेल्व्स ऑफ पोजेसिवनेस एंड द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ पावर एंड प्राइड कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो हम लोग को याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि राजा जिस तरह से अपना पोजेसिवनेस दिखाया है, ऑब्जेक्टिफाई किया है एक वीमेन को, वो गलत है। ये डार्क साइड है ह्यूमन नेचर का। बहुत सारे लोगों की ऐसा स्वभाव होता है जो उसको अच्छा साइड, ब्राइट साइड नहीं कहा जाएगा, पॉजिटिव आउटलुक नहीं कहा जाएगा, उसको निगेटिव आउटलुक एंड डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर कहा जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ पावर एंड प्राइड कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। और यहाँ पे हमको एक चीज़ साफ साफ दिखती है कि अगर किसी आदमी में पावर का अगर अहंकार है, घमंड है, उसको पावर को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश होगा, नुकसान होगा, उससे कभी भलाई नहीं होगी। तो ये हम लोग आज बच्चों समरी पढ़े, इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं ये स्टॉप करती हूँ। गुड नाइट, थैंक यू।